नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्र रामायण पीजीटी में। तो हमारा जो आज जो क्लास चलेगी वो चलेगी आईवीसी की। किसकी चलेगी? सिंधु घाटी सभ्यता की। और जो लास्ट क्लास में जो हमने आपको बताया था वो चलाया था हमने आपको आईवीसी के जो भी प्लेसेस थे वो हमने सारे करा दिए थे आपको। आज जो चलेगा आईवीसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के, उनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम आपको बताएंगे कि यहाँ की जो कला है उसमें कुछ छोटे छोटे निर्माण कार्य किए गए थे, जैसे कि मोहरों पर निर्माण कार्य किए गए और मृद भांडों पर किए गए, मनकों पर किए गए और मूर्ति पर किए गए। तो इन पर हम एक एक पर बारी बारी से आपको चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वो है मोहर। तो आईवीसी की जो मोहरें थी वो सबसे ज्यादा जो बनाई गई थी, आईवीसी की मोहरें वो बनाई गई थी सैलखड़ी, मतलब कि स्टेटाइज पत्थर की, वो सबसे ज्यादा बनाई गई थी। और इसी में जो बाकी जो बनी थी, जैसे धातु की भी बनी थी और पेस्ट की भी बनी थी, प्रोटीन की भी बनी थी, मिट्टी की भी बनी थी। और इसी में अगर हम बात करें धातु की मोहरों की, तो जो धातु की मोहरें हैं वो दो प्लेस में सबसे ज्यादा पाई गई हैं। एक तो पाई गई हैं वो लोथल में और दूसरा पाई गई है देसलपुर में। तो यहाँ पर वो धातु की मोहरें पाई गई हैं। अब हम बात करते हैं मोहरों का आकार कैसा रहा। तो मोहरों का जो आकार है वर्गाकार है, त्रिकोणाकार है, आयताकार है, बेलनाकार है, डिस्क आकार है, गोलाकार है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए कि जो मोहरें हैं आईवीसी में सबसे ज्यादा वो किस आकार में बनाई गई थी, तो सबसे ज्यादा बनाई गई थी वो वर्गाकार आकार में बनाई गई थी। और इनका आकार है कैसा? वो है 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर। हाँ, तो हम आपको अब नेक्स्ट बताते हैं और जो जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे वो आप नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि आईवीसी की जो मोहरें हैं वो कैसी हैं और यहाँ की कला कैसी है। तो यहाँ की जो कला है आईवीसी की वो है उपयोगिता परक कला। यहाँ के निवासियों की जो कला है वो है उपयोगिता परक कला। तो चलिए नोट डाउन कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है इसके। तो हमारा जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी ही चल रहा है अभी। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों की जो कला है वो कैसी कला है? निवासियों की कला उपयोगिता परक कैसी कला है? तो इनकी जो कला है सिंधु घाटी की सभ्यता के जो निवासियों की जो कला है वो कैसी कला है? उपयोगिता परक कला है। तो हम इसमें बात करते हैं मोहरों के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे मोहर के बारे में। तो यहाँ की जो मोहरें हैं वो कैसी हैं? तो मोहरें हैं यहाँ पर सर्वाधिक जो यूज की गई है मोहरें वो सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की यूज की गई है। किसकी की गई है? सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की यूज की गई है। और वो जैसे धातु की भी यूज की गई है, इसी में वो मिट्टी की भी यूज की गई है और पेस्ट और प्रोटीन, इन सब की धातु बनाई गई है। और सर्वाधिक अगर बात की जाए तो वो की गई है किसकी? सर्वाधिक मात्रा में जो बात की जाए तो वो सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की यूज की गई है। सर्वाधिक जो अगर बात करते हैं हम लोग तो सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज की गई है। और जो धातु की मोहरें हैं वो किन दो प्लेसेस में सबसे ज्यादा पाई गई हैं? लोथल और देसलपुर में। धातु की मोहरें कौन से दो प्लेसेस में पाई गई हैं? धातु की जो मोहरें पाई गई हैं वो एक तो पाई गई है लोथल में सबसे ज्यादा, लोथल में, और सेकंड जो प्लेस है वो है देसलपुर। कौन सा प्लेस है? देसलपुर। तो इन प्लेसों में ये सर्वाधिक पाई गई हैं। इसी में हम बताएंगे कि इनका आकार कैसा रहा है। आईवीसी की जो मोहरें हैं उनका आकार कैसा रहा है? आकार की अगर बात की जाती है तो इनका आकार है वर्गाकार, त्रिकोणाकार, बेलनाकार, ये सभी इनके आकार रहे हैं। वर्गाकार
आयताकार, इसी में त्रिकोणाकार, गोल और डिस्क आकार। कैसा रहा है? डिस्क आकार। इसी में अगर सर्वाधिक आकार की बात की, सर्वाधिक मतलब यूज हुआ है मोहरों का आकार जो बनाया गया है, तो वो सर्वाधिक जो बनाया गया वो बनाया गया है वर्गाकार। जैसे आप नोट कर लीजिए, ये सर्वाधिक जो बनाया गया है वो वर्गाकार मोहरें बनाई गई हैं आईवीसी में। सर्वाधिक मोहरें कौन सी हैं? वो है वर्गाकार मोहरें। और इसी में हम बताएंगे कि इनका आकार रहा कैसा है, तो वो है 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर। जो आकार है वो कैसा रहा है? 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर यहाँ का आकार रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो आईवीसी की जो बेलनाकार जो मोहर है वो सबसे ज्यादा कौन से मतलब कहां पर सबसे ज्यादा पाई गई हैं। तो आईवीसी की जो प्लेस है वो सॉरी मोहरें हैं बेलनाकार, तो बेलनाकार जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयातित मानी गई है। बेलनाकार मोहर किससे मानी गई है? मेसोपोटामिया से। बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया से आयातित मानी गई है। यहाँ पे जो बेलनाकार जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयातित मानी गई है। अब आती है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक है गोल मोहरें। जैसे ये गोल मोहरें जो है वो मानी गई है फारस की खाड़ी से। किससे मानी गई है? गोल मोहरें। जो गोल मोहरें हैं वो फारस की खाड़ी से आयातित मानी गई है। गोल मोहरें जो हैं फारस की खाड़ी से आयातित मानी गई है। तो इसमें आप जो है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बताएंगे कि यहाँ पर किन किन मतलब कोई भी जानवर है किसका यहाँ पर सबसे ज्यादा अंकन किया गया है मोहरों पर। तो आप इसमें जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग सारे जो आज मैं बता रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट ही बिंदु हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है कि जो मोहरें हैं आईबीसी की, सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो वो जो मोहरें हैं वो सबसे ज्यादा किसकी बनाई गई हैं? तो आप बता सकते हो सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की। बाकी की धातु की भी मिली है, मिट्टी की भी मिली है, पेस्ट और पोर्टिन की भी मिली है, लेकिन सर्वाधिक अगर बात की जाए तो वो पाई गई है सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की। नेक्स्ट इसी में जो धातु की जो मोहरें हैं, ये तो हो गई सैलखड़ी स्टेटाइज पत्थर की मोहरें। अब है धातु की मोहरें, तो वो कौन से दो प्लेस में पाई गई है सबसे ज्यादा? एक पाई गई है लोथल में और दूसरा देसलपुर प्लेस में। इसी में आकार की अगर बात की जाए, सिंधु घाटी की सभ्यता में सब तरह के आकार, जैसे वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिकोणाकार भी है, गोल भी है और डिस्क भी है। सर्वाधिक जो आकार पाया गया वो पाया गया है वर्गाकार। क्या पाया गया है? वर्गाकार। अगर एग्जाम में आपको मतलब टिक में करने के लिए दिया जाए वर्गाकार, आयताकार, गोल, त्रिकोणाकार, और उसमें सभी अगर दिया आता तो आप सभी पे टिक लगाएंगे, और एक पूछा जाए तो आप सबसे पहले टिक लगाओगे वर्गाकार। अगर वहां पे वर्गाकार है तो आप उस ऑप्शन में वर्गाकार लगाएंगे। नेक्स्ट इसी में है कि आकार है कितना, तो आप बताएंगे 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जो बेलनाकार मोहरें हैं वो किस सभ्यता से आयातित मानी जाती हैं? तो वो मानी जाती हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयातित मानी जाती हैं। इसी में जो गोल मोहरें हैं वो फारस की खाड़ी से आयातित मानी जाती हैं। अब इसी में हम आपको बताएंगे कि आईवीसी में किन वस्तुओं का या किसका अंकन सबसे ज्यादा हुआ है मोहरों पर। तो एक श्रृंगी पशुओं का सबसे ज्यादा इसमें अंकन हुआ है। और अगर सुंदर अंकन बोला जाए, कलात्मक तौर पर अगर सुंदर अंकन बताया जाए तो कुकुदमान, वृषभ, है ना, वृषभ में मतलब बैल, कुबड़दार बैल, तो इनका सबसे ज्यादा इसमें सुंदर अंकन किया गया है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। मोहरों पर सबसे ज्यादा किसका अंकन हुआ है? एक श्रृंगी पशुओं का। और कलात्मक सुंदर अंकन बोला जाए तो वृषभ का, कुबड़दार बैल का, कुकुदमान का, तो इनका सबसे ज्यादा अंकन हुआ है।
इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहरों में पशुओं का सबसे ज्यादा अंकन हुआ है। अंकन अगर बात की जाए मोहरों पर, तो एक तो हुआ है एक श्रृंगी, एक श्रृंगी, एक श्रृंगी, एक मिनट, एक श्रृंगी, एक श्रृंगी पशु का जो अंकन हुआ है वो हुआ है एक श्रृंगी पशु का। इसी में जो अंकन हुआ है, दूसरा जो सुंदर अंकन बात बताया जाए कलात्मक तौर पर सबसे ज्यादा सुंदर जो अंकन हुआ है वो हुआ है कुकुदमान और वृषभ और कुबरदार बैल। कुकुदमान सुंदर जो अंकन हुआ है, कुकुदमान और वृषभ और हुआ है कुबरदार, कुबरदार बैल का इसमें अंकन हुआ है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें मोहरों का सबसे ज्यादा अंकन हुआ है। सबसे ज्यादा जो अंकन हुआ है वो किसका हुआ है? मोहरों पर पशुओं का अंकन हुआ है सबसे ज्यादा। और यहीं पर पशुपति शिव की भी मोहर मिली है। एक किसकी मिली है? पशुपति शिव की मोहर। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे जो सुंदर मोहर पाई गई है वो पाई गई है पशुपति शिव की मोहर। इसमें सबसे सुंदर जो मोहर मिली है वो मिली है पशुपति शिव की मोहर। इसमें जो पाई गई है वो कौन सी पाई गई सबसे सुंदर मोहर? वो है पशुपति शिव की मोहर। और इसमें आईवीसी में सबसे ज्यादा मोहरों पर जो अंकन हुआ है वो पशुओं का ही हुआ है। तो इसमें आपका ये मोहरों का, ये आपके मोहरों में जो भी इंपॉर्टेंट जो भी बिंदु बनते हैं वो हमने आपको करा दिए। नेक्स्ट हम बताएंगे मन का। चलिए अब हम बताते हैं आपको मनके के बारे में। तो जो मनका है, सबसे सुंदर जो मनका मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था जब हमने मोहनजोदड़ो प्लेस के बारे में आपको बताया था। तो उसमें हमने आपको बताया था जिसमें 3 बंदरों का अंकन है। मोहनजोदड़ो में सबसे सुंदर मनका मिला है जिसमें तीन जो है बंदरों का अंकन है जो कि एक दूसरे कमर में हाथ डाले हुए हैं। सबसे सुंदर जो मनका मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। आपको जो डीपली की नॉलेज लेनी है तो आप मेरी जो लास्ट जो क्लासेस हैं आप उसमें जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए बताते हैं कि मनका जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मनकों का आकार कैसा है? तो मनकों का जो आकार है वो ढोलाकार है, गोल है, बेलनाकार है और डिस्क आकार है, घनाकार है। तो ये जो मिले हैं ये यहाँ पे इसके आकार मिले हैं जो मनके के हैं। अगर सर्वाधिक जो मात्रा में जो मतलब आकार का यूज किया गया है वो हुआ है ढोलाकार। किसका यूज हुआ है? ढोलाकार का। अब मनका निर्माण के जो कारखाने मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से और चामीगढ़ से। वो मिले हैं लोथल से और चामीगढ़ से जो है प्लेसेस मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी बिंदु हैं उनको आप नोट कर लीजिए। तो आप हेडिंग डाल लीजिए मनका। मनका तो सबसे सुंदर जो कलात्मक जो मनका मिला है कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सबसे सुंदर कलात्मक मनका मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसमें क्या है? इसमें तीन बंदरों का अंकन है मनके में और तीनों ही बंदर एक दूसरे के कमर में हाथ डाले हैं। 3 बंदरों का अंकन है और तीनों बंदर एक दूसरे के एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हैं। तो इसी में हम बात करते हैं नेक्स्ट कि मनकों का आकार कैसा है आईवीसी में। तो जो मनकों का जो आकार है वो ढोलाकार है, गोल है, डिस्क आकार है और
बेलनाकार है। नेक्स्ट इसी में जो है वो है घनाकार। कैसा है? घनाकार। और सर्वाधिक बात की जाए कि सर्वाधिक आईबीसी में जो मनके बने हैं वो किस आकार में बने हैं, तो सर्वाधिक जो बने हैं वो बने हैं ढोलाकार। कैसे बने हैं? सर्वाधिक जो बने हैं वो ढोलाकार बने हैं। सर्वाधिक कौन से बने हैं? सर्वाधिक बने हैं ढोलाकार। तो इसको आप नोट कीजिए। इसमें इसी में मनकों के अगर कारखानों की बात की जाए, जो मनकों का निर्माण करने का जो कारखाना था वो लोथल में और चांदूदड़ो में सबसे ज्यादा कारखाने इसके मिले हैं। मनके के किस किस में मिले हैं? मन का निर्माण जो कारखाने हैं, मन का निर्माण जो कारखाने वो कहां का मिले हैं? एक तो मिले हैं लोथल में, लोथल प्लेस में। सेकंड प्लेस है चानूदड़ो, चानूदड़ो। तो इन दो प्लेस में सबसे ज्यादा जो है वो पाए गए हैं मन का निर्माण कारखाने। इसे आप नोट कर लीजिए। इसी में जो नेक्स्ट है कि जो मनके हैं वो किस किस के बने हैं? जो मनके बने हैं वो पत्थर, सोना, चांदी। तो इनके सबसे ज्यादा जो है मनके बने हैं पत्थर, सोना, चांदी और मिट्टी के। मनके किसके बने हैं? पत्थर के बने हैं, सोना, चांदी और मिट्टी। तो ये जो मनके बने हैं वो पत्थर में बने हैं, सोने में बने हैं, चांदी और मिट्टी के बने हैं। तो यहाँ पर आपका ये हुआ मनका के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। और इनका डिटेल अगर आपको ज्यादा अच्छे से लेना है तो मेरी जो भी प्लेलिस्ट में जो क्लासेस पढ़ी है आप उनका डीपली वहां से देख सकते हैं। तो जो मनका है सबसे सुंदर कलात्मक मनका कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है सबसे सुंदर। और जिसमें 3 बंदरों का अंकन है और तीनों ही जो बंदर है एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हुए हैं। आईबीसी का सबसे सुंदर जो मनका है सिंधु घाटी की सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसी में अगर बात की जाए मनकों का आकार कैसा है तो वो इस प्रकार के आकार मिले हैं, ढोलाकार, गोल, डिस्क आकार, बेलनाकार और घनाकार। सर्वाधिक जो बनाए गए हैं मनके वो ढोलाकार बनाए गए हैं। इसी में मन का निर्माण जो कारखाने हैं वो 2 प्लेसेस में पाए गए हैं, लोथल में और चांदूदड़ो में इसमें पाए गए हैं। और मनके जो बनाए गए हैं वो पत्थर, सोना, चांदी एंड मिट्टी। तो ये हो गया आपका मन का। इसी में हम आपको बताएंगे मृदभांड। क्या बताएंगे आपको? मृदभांड के बारे में। तो मृदभांड का जो मतलब है वो मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन पर जो भी कलाकारी की गई है उसके बारे में आज हम बताएंगे आईबीसी में। तो आईबीसी में जो सबसे ज्यादा जो मृदभांड बने हैं वो किस पर बने हैं? सबसे ज्यादा जो बने हैं वो बने हैं चाक पर। और आईबीसी में जो चाक पर जो बने हैं उसमें सबसे ज्यादा रंगों का उसमें मृदभांड में सबसे ज्यादा किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल, काला, पीला, हरा और सफेद। लाल, काला, पीला, हरा और सफेद, इन रंगों का इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। अगर लाल रंग का प्रयोग हुआ है तो वो सबसे ज्यादा रंग का प्रयोग हुआ है। अगर चित्रकारी में अगर माना जाए चित्रांकन में, तो चित्रांकन में जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है काले रंग का चित्रांकन में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत छोटा सा है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उनको आप नोट कर लीजिए। तो क्या है हमारा नेक्स्ट? मनका, वो सॉरी मृदभांड। मृद क्या है? मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन पर जो कला हुई है उसके बारे में हम बताएंगे। तो मृदभांड में सबसे ज्यादा जो मिट्टी के जो बर्तन बने हैं वो बने हैं आईबीसी में चाक पर। सबसे ज्यादा मृदभांड किस पर बने हैं? वो बने हैं चाक पर बने हैं। सबसे ज्यादा जो बने हैं वो चाक पर बने हैं। अब मृदभांड में जो रंगों का जो प्रयोग हुआ है वो कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? जो रंग हैं वो हुए हैं लाल, काला, हरा, पीला और सफेद। तो इन 5 रंगों का इसमें मृदभांड में प्रयोग किया गया है। ये है 5 रंग, लाल, काला, पीला, हरा और सफेद। इसी में आप नोट कर लीजिए जो सर्वाधिक जो रंग प्रयोग हुआ है और चित्रांकन में कौन सा रंग का प्रयोग हुआ है तो वो आप नोट कर लीजिए।
तो इसमें सर्वाधिक जो मतलब रंग का जो प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक रंग का प्रयोग हुआ है लाल रंग का, सर्वाधिक। हाँ, अगर बात की जाए चित्रांकन में, चित्रकारी में अगर बात की जाए चित्रांकन में, हाँ, चित्रांकन में जो रंग का प्रयोग हुआ है वो हुआ है काले रंग का। किसका प्रयोग हुआ है? सबसे ज्यादा काले रंग का प्रयोग हुआ है। हाँ, और इसी में नेक्स्ट है कि इसमें है कि सबसे ज्यादा क्या बनाया गया है, इसमें जो सबसे ज्यादा बनाई गई है, इसमें बनाई गई है वनस्पतियों का अंकन है। सबसे ज्यादा किसका अंकन है इसमें? वो है वनस्पतियों का। क्या है इसमें? सबसे ज्यादा जो है इसमें वनस्पतियों का अंकन है। जो सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो किसके बने हैं? वनस्पतियों के। अगर चित्रांकन की बात की जाए, जो चित्रकारी की गई है वो काले रंग की गई है। और ओवरऑल बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो रंग यूज हुआ है वो यूज हुआ है लाल। सर्वाधिक जो रंग यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है? वो हुआ है लाल रंग, सबसे ज्यादा यूज हुआ है, सर्वाधिक रंग। और चित्रांकन में अगर बात की जाए तो काला रंग। और यहाँ पे जो सर्वाधिक जो चित्र बने हैं, सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो वनस्पतियों का अंकन हुआ है। मृदभांडों का सबसे ज्यादा अंकन किसका हुआ है? वनस्पतियों का अंकन हुआ है। तो ये बहुत ही एग्जाम की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप इनको नोट कीजिए प्लीज। अगर आपको जो भी चीजें अगर इसमें कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आईबीसी की सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मूर्ति कला है उसमें हम आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी मिली है जो मूर्ति निर्माण कला है। जैसे कि वो मिली है, मूर्ति मिली है, मिट्टी की मिली है, धातु की मिली है और पत्थर की मिली है। जो मूर्तियां मिली है सिंधु घाटी की सभ्यता में किस किस की मिली है? पत्थर की और धातुओं की और मिट्टी की। तो जो पत्थर की जो मूर्तियां हैं उनको बनाने की जो विधि है वो है तक्षण विधि। क्या है? वो है तक्षण विधि है, इसको जो बनाने की जो विधि है। और इसी में सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं वो जो संख्या मिली है वो मिली है पत्थर की मूर्तियों की, बता रहे हैं हम आपको। तो पत्थर की मूर्ति का जो पत्थर की जो मूर्तियों की बनाने की विधि है तक्षण विधि। और जो मूर्तियां मिली हैं संख्या में वो मिली हैं 14, जिसमें से 2 मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा में और 12 मिली हैं मोहनजोदड़ो में। किसमें मिली है? 12 मिली है मोहनजोदड़ो में। चलिए इसमें लिख लीजिए मूर्ति निर्माण कला। तो जो मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी मिली हैं? जैसे कि पत्थर की मिली है आईबीसी में, और धातु की मिली है और मिट्टी की मिली है। मिट्टी मतलब मृण मूर्ति। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे अभी पत्थर की जो मूर्तियां हैं। तो सबसे पहले हम आपको कौन सी बताएंगे? पत्थर की मूर्तियों के बारे में। तो जो पत्थर की मूर्तियां हैं उसको बनाने की विधि कौन सी है? पत्थर की मूर्तियों को बनाने की विधि है तक्षण विधि। कौन सी विधि है? तक्षण विधि। और यहाँ पर पत्थर की मूर्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? पत्थर की जो मूर्तियों की जो संख्या है वो लगभग बताई गई है इसमें 14 संख्या। कितनी बताई गई है? 14 संख्या इसमें बताई गई है, जिसमें से 2 जो है 14 संख्या में से दो जो मिली है वो मिली है हड़प्पा में। दो मिली है हड़प्पा में मूर्तियां। और 12 जो मिली है, 2 किसमें मिली है? 2 मिली है हड़प्पा में और 12 मिली है मोहनजोदड़ो में। 12 जो मिली है वो किसमें मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। तो हमने आपको जब हड़प्पा प्लेस के बारे में बताया था तो वहां पे 2 मानव धड़ के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आपको जो उसमें डीपली अगर आपको पढ़ना है उसके बारे में तो आप हमारा लास्ट जो क्लासेस हमने प्लेसेस पढ़ाए हैं उन प्लेस में जाके आप हड़प्पा प्लेस के बारे में देखिए। उसमें हमने डीपली बताया है मानव धड़ के बारे में, जो भी हड़प्पा मानव धड़ मिले हैं उसके बारे में बताया है। तो चलिए बताते हैं जो हड़प्पा के जो मानव धड़ है उसमें जो अलग अलग विचारक हैं उनके क्या विचार रहे हैं। तो हड़प्पा में जो 2 जो मूर्तियां मिली हैं, पहली जो मूर्ति मिली है वो मिली है 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का मिला है मानव धड़। 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ एक मानव धड़ मिला है, जिसको जॉन मार्शल जी ने उनके विचार के अनुसार उन्होंने माना है कि शिव का योगी रूप है। उन्होंने क्या बोला है? ये शिव का योगी रूप है।
इसी में जो जैन धर्म के जो विचारक हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि ये पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी की मूर्ति है। उनका ऐसा मानना है, जो जैन धर्म के जो विचारक हैं उनका मानना है कि पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी की मूर्ति है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसमें जो पहला जो मतलब जो मूर्ति मिली है, 2 मूर्तियां मिली है हड़प्पा से। तो पहली मूर्ति मिली है 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का मानव धर्म मिला है। जो पहली मूर्ति मिली है मानव धर्म मिला है, जिसमें अलग अलग जो विचारक हैं उनका अलग अलग विचार है। जैसे जॉन मार्शल जी हैं, जॉन मार्शल के अनुसार जॉन मार्शल जी ने माना है इसको शिव का योगी रूप, शिव का योगी रूप। और जो दूसरे इसमें जो विचारक हैं वो हैं जैन धर्म के। तो उन्होंने माना है इसे पहले तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति। जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो विचारक हैं उनका मानना है पहले तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति बोली है। उन्होंने क्या बोला है, जॉन मार्शल जी ने बोला है कि शिव का योगी रूप है। और जो जैन धर्म के विचारक हैं उन्होंने बोला है कि पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी की मूर्ति है। इसी में जो सेकंड जो मानव धड़ मिला है वो मिला है 10 सेंटीमीटर लंबा मानव धड़ है। सेकंड जो मिला है वो क्या मिला है, सेकंड मिला है 10 सेंटीमीटर लंबा काला बलुआ पत्थर। क्या मिला है, सेकंड जो मिला है 10 सेंटीमीटर लंबा काला या श्याम बलुआ पत्थर का मानव धड़। तो इसी में जॉन मार्शल जी ने इसे बोला है शिव का नटराज रूप, शिव का नटराज रूप। इसी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उनका मानना है कि एक नृत्यरत युवती है ये। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का क्या मानना है कि ये एक नृत्यरत युवती का रूप है। ठीक है। तो ये हड़प्पा में जो धड़ मिले हैं, जो मूर्तियां मिली हैं, तो एक मूर्ति मिली है 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का मानव धड़ मिला है, जो कि जॉन मार्शल के अनुसार शिव का योगी रूप है। और जैन धर्म के जो विचारक है उनके अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी की मूर्ति है। इसी में 10 सेंटीमीटर लंबा काला श्याम बलुआ पत्थर मिला है, उसका मानव मिला है, तो वो है शिव का नटराज रूप जॉन मार्शल जी के अनुसार। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार नृत्यरत युवती का ये रूप है। तो जो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसे नोट कर लीजिए। फिर हम जो 12 मूर्तियां हम बता रहे हैं मोहनजोदड़ो में जो मिली हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो उसमें इंपॉर्टेंट मूर्तियां हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति निर्माण कला में जो पत्थर की मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियों की बनाने की विधि कैसी है, तो आप बताएंगे पत्थर की मूर्तियों की जो बनाने की विधि है वो है तक्षण विधि। इसी में इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 14 संख्या बताई गई है पत्थर मूर्तियों की, जिसमें से 2 जो पाई गई है हड़प्पा में पाई गई है और 14 पाई गई है मोहनजोदड़ो में। तो आपका ये जैसे पूछ सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर जो लंबा लाल बलुआ पत्थर का जो मानव धड़ मिला है वो शिव का योगी रूप किसके अनुसार है, तो जॉन मार्शल जी के अनुसार है। और जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभ देव हैं। और जॉन मार्शल जी ने 10 सेंटीमीटर लंबा जो बलुआ पत्थर का जो मानव धड़ मिला है उसको नटराज रूप बोला है। और 9 सेंटीमीटर जो मिला है उसको योगी रूप बोला है, उसको नटराज रूप और इसको योगी रूप। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने नृत्यरत युवती का रूप मिला है। इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं मोहनजोदड़ो में जो मिले हैं मूर्तियां।
समस्त पाषाण मूर्तियां। तो नेक्स्ट मोहनजोदड़ो में जो है वो है पुरोहित या योगी की मूर्ति। दो मूर्तियां मिली हैं इसमें, मिली तो 12 मूर्तियां हैं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो में तो वो है पत्थर की मूर्तियों में, एक तो पुरोहित या योगी की मूर्ति है, नेक्स्ट है संयुक्त मूर्ति। क्या है? पुरोहित या योगी की मूर्ति और संयुक्त मूर्ति। तो जो पुरोहित या योगी की मूर्ति है वो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अगर पाषाण मतलब पत्थर की मूर्तियों में बात की जाए मोहनजोदड़ो में तो वो है पुरोहित या योगी की मूर्ति, और संयुक्त मूर्ति जो है वो चूना पत्थर से बनी है। जो संयुक्त मूर्ति जिसमें हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में जब मोहनजोदड़ो में पढ़ाया था, जिसमें भेड़ और हाथी का वर्णन है। इसमें क्या है, मतलब जो संयुक्त मूर्ति में एक मतलब शरीर है जिसमें भेड़ और हाथी दोनों का सम्मिलित करके वो जो है मूर्ति बनाई गई है। मतलब सिर्फ मुंह जो हाथी का है, बाकी का जो पूरा शरीर है वो भेड़ का है। तो चलिए नोट कर लीजिए जो मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है, एक पहली मूर्ति मिली है इसमें पत्थर की, पुरोहित योगी की मूर्ति। और दूसरी जो मिली है वो मिली है संयुक्त मूर्ति। क्या मिली है? संयुक्त। इसके बारे में डीपली हमने आपको बताया है लास्ट क्लासेस में, उसमें आप देख सकते हैं जो प्लेसेस हैं उसमें बताया है आपको। तो संयुक्त मूर्ति में क्या है, संयुक्त मूर्ति जो है ये चूना पत्थर की बनी है। ये किसकी बनी है? चूना पत्थर की मिली है, जिसमें सम्मिलित रूप है भेड़ और हाथी का। भेड़ हाथी का संयुक्त रूप है इसमें। नेक्स्ट इसी में अगर मोहनजोदड़ो में बात की जाए पुरोहित या योगी की मूर्ति, तो सबसे सुंदर मूर्ति है पुरोहित या योगी की मूर्ति जो कि पत्थर की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे सुंदर मूर्ति मानी जाती है ये पुरोहित या योगी की मूर्ति। इसी में संयुक्त मूर्ति जो कि चूना पत्थर से बनी है, जिसमें भेड़ हाथी का संयुक्त रूप है। तो ये हुआ आपका मूर्ति निर्माण कला। चलिए अभी पत्थर की मूर्तियों के बारे में हमने आपको बता दिया, अब हम बताएंगे मूर्ति निर्माण कला में ही बताएंगे हम आपको धातु की मूर्तियों के बारे में। तो जो धातु की जो मूर्तियां हैं उसको जो बनाने की विधि है, जैसे हमने पत्थर की मूर्ति के बारे में आपको बताया था वो तक्षण विधि थी, और इसको जो बनाने की विधि है धातु की मूर्तियों को वो है बंद सांचा विधि और द्रवी भ्रष्ट मोम विधि और मधुचिष्टा विधि, मोम क्षय विधि, ढोकरा पद्धति। ये सारी जो विधियां हैं, जो पद्धतियां हैं वो हुई है धातु की मूर्तियों में यूज हुई है। अब जो धातु की जो मूर्तियां हैं वो कांसे और तांबे की बनी है। कांसे की जो बनी है, जो मूर्तियां बनी है वो तांबा, जस्ता और टिन से बनी है। किससे बनी है? तांबा, जस्ता और टिन से बनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? धातु की मूर्ति। धातु की मूर्ति, इसको बनाने की जो विधि है वो क्या है? वो है बंद सांचा, बंद सांचा विधि, द्रवी भ्रष्ट मोम विधि, और नेक्स्ट है इसी में मधुचिष्ठा विधि, और है मोम क्षय विधि और ढोकरा पद्धति। तो ये हो गया बंद सांचा विधि, द्रवी भ्रष्ट मोम विधि, मधुचिष्टा विधि, मोम क्षय विधि और ढोकरा पद्धति। तो इन सभी विधियों से ये धातु की मूर्तियां बनाई हैं। धातु की मूर्तियां जो पाई गई हैं आईवीसी में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वो पाई गई हैं धातु मूर्ति कांसे की, काश्य की और
तांबे की। तो जो कांसे की है उसमें तांबा, जस्ता और टिन का यूज हुआ है कांसे को बनाने में। तो तांबा जो हुआ है 90% यूज हुआ है, जस्ता हुआ है 7% और टिन हुआ है 3% यूज। ठीक है। इसी में धातु की मूर्तियों में जो बहुत ही फेमस मूर्ति मिली है, जो मिली है कांस्य नर्तकी, तो वो मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? जो कि भारत की प्रथम कांस्य मूर्ति है धातु की बनी हुई, और ये जो है कांसे की बनी हुई है। और ये जो मूर्ति मिली है ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से, जो कि बहुत ही कलात्मक है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इसकी कार्टन ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। तो उन्होंने बताया है इसको 10.5 सेंटीमीटर ये जो है लंबी मूर्ति है, जो कांस्य मूर्ति है, कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है। नोट कर लीजिए, कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है यह धातु मूर्ति भारत की प्रथम धातु मूर्ति है, भारत की प्रथम कांस्य धातु मूर्ति है, कांस्य धातु मूर्ति है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से ये मिली है। इसकी जो है कार्टन ने बहुत प्रशंसा की है, कार्टन ने बहुत प्रशंसा की है। और जो इसकी लंबाई है वो है 10.5 सेंटीमीटर। कांस्य नर्तकी की जो लंबाई है वो कितनी है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। ये कहां पर मिली है? ये जो मिली है ये मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। अब ऐसे ही लोथल से भी मतलब तांबे की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं। कांसे की जो मूर्ति मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो से, और लोथल से जो मूर्ति मिली है, लोथल प्लेस से, वो मिली है खरगोश की, खरगोश, बैल, चिड़िया और कुत्ता। क्या मिली है? कुत्ते की, जो कि तांबे की है। किसकी बनी है? तांबे की बनी है, तांबे की बनी है। इसी में जो नेक्स्ट मिला है हड़प्पा से तांबे का बना हुआ, हड़प्पा से तांबे के बने हुए मिले हैं, इक्का गाड़ी मिला है, स्केल मिला है और पुरुषाकृति मिली है। ये तो मिले हैं लोथल से तांबे के बने हुए, जैसे खरगोश, बैल, चिड़िया, कुत्ता, ये तांबे की बनी है, ये लोथल से मिली हैं। और जो हड़प्पा से मिले हैं तांबे के बने हुए, इक्का गाड़ी, स्केल और पुरुषाकृतियां मिली हैं हड़प्पा से। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? इक्का गाड़ी, ये भी तांबे की बनी हुई है, और स्केल मिला है यहाँ पे, और क्या मिला है? और मिला है पुरुष आकृति। तो ये मिले हैं हड़प्पा से, जो कि किसके बने हैं? ये तीनों ही ये बने हैं तांबे के, ये तीनों तांबे के ही बने हैं। तो ये हो गया आपका धातु की मूर्तियां। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें, मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है कांस्य नर्तकी, हाँ, नृत्यांगना जो मिली है नाचती हुई, तो वो जो मिली है मूर्ति वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और धातु की मूर्ति के बनाने की जो विधि है, बंद सांचा विधि, द्रवी भ्रष्ट मोम विधि, मधुचिष्टा विधि, मोम क्षय विधि, डोकरा पद्धति। इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जाए आप किसी पे बता सकते हैं। ये सभी विधियों से बनाई गई है। और धातु मूर्तियां जो मिली हैं वो कांसे और तांबे की मिली है। इसी में लोथल से खरगोश, बैल, चिड़िया और कुत्ता मिले हैं। और याद करने के लिए इसकी ट्रिक है बोर्ड, BORD। तो बी से क्या बन गया? बी से बन गई चिड़िया, ओ से बैल ऑक्स, और रैबिट से खरगोश, और डी से डॉग कुत्ता। तो इसे आप एक सीक्वेंस में लगा के इसको आप एक ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। तो ये सब हुआ ये। अब नेक्स्ट जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियों के बारे में।
तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं, जो हम मूर्ति निर्माण कला के बारे में बता रहे थे, इसमें हमने पत्थर की मूर्ति के बारे में आपको बता दिया, धातु मूर्ति के बारे में बता दिया, और अब हम आपको बताएंगे मृण मूर्ति के बारे में, मिट्टी की मूर्ति के बारे में। तो मृण मूर्ति जो है उसको जो बनाने की जो विधि है वो है चिकोटी पद्धति और सांचा विधि। तो चिकोटी पद्धति सबसे ज्यादा यूज हुई है इसमें, और जो सांचा विधि है वो बहुत कम यूज हुई है। इसमें जो है सांचा विधि जो है वो काफी कम यूज हुई है। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, इसमें मिले हैं पशु, पक्षी और मानव के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा 75% इसमें जो मिले हैं वो पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो पशु मिले हैं, जैसे वृषभ मिला है, यहाँ पर भेड़ मिला है, भेड़ है, भैंसा है, गैड़ा है, ये यहाँ पर मिले हैं। और जो बिल्कुल भी नहीं मिले हैं वो ऊंट नहीं मिला है, यहाँ पर, यहाँ गाय नहीं मिली है। तो ये इनके साक्ष्य यहाँ पर जो बिल्कुल मिले ही नहीं है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है यहाँ पे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन्हें आप नोट कीजिए। तो हमारा इसमें क्या है, मृण मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब है मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी की मूर्ति। इसको बनाने की विधि बनाने की जो विधि है वो है चिकोटी व पद्धति। चिकोटी पद्धति और सांचा विधि। सांचा विधि सर्वाधिक जो यूज हुई है वो चिकोटी पद्धति हुई है, और ये जो सांचा विधि है ये बहुत कम हुई है। इसी में जो मृण मूर्ति में जो साक्ष्य मिले हैं वो पशु, पक्षी और मानव के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं साक्ष्य? साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं पशु के, पक्षी के और मानव के साक्ष्य मिले हैं। जो पशु हैं वो सबसे ज्यादा पाए गए हैं मृण मूर्तियों में। आईवीसी सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मृण मूर्तियां बनी है, मिट्टी की मूर्तियां बनी है, वो पशुओं की बनी है। 75% लगभग यहाँ पर पशुओं की मूर्तियां मिली हैं। तो जो पशुओं की मूर्ति मिली है वो कौन कौन सी मिली हैं? वो मिली हैं गैड़ा, भैंसा, भेड़ और वृषभ। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं, पशु, पक्षी, मानव के मिले हैं। और सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो पशुओं के मिले हैं, जिसमें गैड़ा, भैंसा, भेड़ और वृषभ मिले हैं इसमें। और जो बिल्कुल भी साक्ष्य नहीं मिले हैं जिनके, तो वो है गाय, घोड़ा और ऊंट, जो कि मतलब मिले ही नहीं है जिनके साक्ष्य। तो वो कौन कौन से हैं? वो है गाय, घोड़ा और ऊंट। तो इनके साक्ष्य नहीं मिले हैं। इनके साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहीं पर मानव में बात की जाए, मानव मूर्तियों में, तो मानव में पुरुष और स्त्री की मूर्तियां मिली हैं। किसकी मिली हैं मानव मूर्तियों में? मानव मूर्ति में जो मिली हैं पुरुष आकृति और स्त्रियों की आकृतियां मिली हैं। तो सबसे ज्यादा जो मिली हैं वो, सर्वाधिक जो मिली हैं वो मिली हैं, किसकी मिली है? स्त्रियों की। और सिंधु घाटी की सभ्यता में स्त्री की प्रधानता होने के कारण, मतलब स्त्रियों की मूर्ति सबसे ज्यादा बनाई गई है। तो इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता में इसको बोला गया स्त्री सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक भी इसको बोला गया है। तो ये जो है ये है आपकी मृण मूर्ति। क्या है ये? मृण मूर्ति। तो ये मृण मूर्ति के बारे में आपका कंप्लीट हुआ इसमें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या है कि इसमें अगर पूछा जाए कि मृण मूर्तियां किससे बनी हैं, तो अगर आप उसमें पिक एग्जाम में पूछा जाए चिकोटी पद्धति या सांचा विधि, दोनों अगर आता है उसमें ऑप्शन तो आप दोनों को लगा देंगे। लेकिन उसमें से पूछा जाए इन दोनों में से एक बताओ, तो आप किसको लगाओगे? इसमें आप बताओगे चिकोटी पद्धति को। इसी में साक्ष्य मिले हैं, पशु के भी मिले हैं, पक्षी के भी, मानव के। लेकिन सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो मिले हैं पशुओं के, जिसमें ये मिले हैं गैंडा, भैंसा और भेड़ और वृषभ के इसमें साक्ष्य मिले हैं। जो बिल्कुल भी साक्ष्य नहीं मिले हैं वो गाय, घोड़ा, ऊंट के कोई साक्ष्य नहीं मिला है इसमें।
इसी में मानव मूर्तियों में पुरुष आकृति मिली है, स्त्री आकृतियां मिली हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मिली है वो स्त्री आकृतियां मिली हैं इसमें। इसी कारण इसको मातृ सत्तात्मक या स्त्री सत्तात्मक कहा गया है। इसी में हम आपको बताएंगे यहाँ की जो लिपि है। तो चलिए इसी में हम आपको बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है उसमें लगभग 400 अक्षरों का इसमें प्रयोग हुआ है। कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है? लगभग 400 अक्षरों का इसमें प्रयोग हुआ है। और जो इसमें आकृतियां हैं वो मछली जैसी आकृतियां मिली हैं। कैसी मिली है? मछली जैसी इसमें आकृतियां मिली हैं। और इसी में जो लेखन पद्धति है वो जिग-जैग है। चलिए मैं इसको आपको बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए। बस ये लास्ट टॉपिक बचा है और आपका आईबीसी आज चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा आईबीसी का। जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने आज की क्लास में सब आपको इंपॉर्टेंट दिया है। जो भी हमारी चलती रही है, जो भी टॉपिक थे वो हमने आज आपको सारे दिए। तो इसमें क्या आएगा? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो यहाँ की लिपि कैसी है? लगभग इसमें 400 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। कितने का हुआ है? लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे जो आकृतियां मिली हैं वो मिली हैं कुछ मछली जैसी आकृतियां मिली हैं। मछली जैसी आकृति इसमें तो इसमें मछली जैसी जो आकृति मिली है वो सर्वाधिक है इसमें, हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता में। इसी की जो लेखन पद्धति है, जो लेखन पद्धति है वो कैसी है? वो है जिग-जैग पैटर्न पे है। जैसे कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। तो कुछ इस प्रकार की है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं जिग-जैग पैटर्न। क्या बोलते हैं? जिग-जैग पैटर्न। और इसी को ये भी बोलते हैं गौमूत्रिका पद्धति भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? गौमूत्रिका इसको पद्धति भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गौमूत्र का पद्धति? जब गाय जब यूरिन करती है तो जब उसका जो यूरिन का जो ट्रेवल करता है तो वो कैसा होता है? वो कुछ इस प्रकार का होता है, सर्पाकार, जिग-जैग पद्धति, मतलब जिग-जैग में ही टर्न होता है ऐसे। तो वो इसलिए उसको गौमूत्र का पद्धति भी इसको बोला गया है। तो इसी में हम आपको बताएंगे कि जो इस लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ने का जो प्रयास किया था वो किया था एस.आर. राव ने, ए.के. वर्मा जी ने, अरुण पाठक ने, तो इनका तुम, और आई महादेवन जी ने। तो इनका भी आप नाम लिखिए जिन्होंने इसको पढ़ने का प्रयास किया। पढ़ने का जो प्रयास किया लिपि को, तो वो थे आई महादेवन, एस.आर. राव, अरुण पाठक, और ए.के. वर्मा जी। तो इन लोगों ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। इन चारों ने, आई महादेवन, एस.आर. राव, अरुण पाठक और ए.के. वर्मा जी, इन लोगों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो जिग-जैग पैटर्न या गौमूत्रिका पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसी में लगभग कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है? 400 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक मात्रा में जो आकृतियां बनी है वो किसकी बनी है? मछली जैसी आकृतियां इसमें सर्वाधिक बनी है। पढ़ने का प्रयास किसने किया है? आई महादेवन जी, एस.आर. राव, अरुण पाठक और ए.के. वर्मा जी ने। तो आज जो है आपका आईवीसी का जो हमारा जो चल रहा था टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने जो भी आपकी क्लासेस दी हैं उसमें आज हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक जो गुफाएं हैं
उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कल। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।